कौन बनेगा प्रधानमंत्री, वो शो जिसमें दिन के बड़े राजनीतिक मुद्दे की धमक होती है। और हम आपको बता दें कि अगले प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ लेने में रह गए महज 84 दिन। और इन तमाम दिनों में हम आपके समक्ष लाते रहेंगे दिन का बड़ा राजनीतिक मुद्दा। और आज नरेंद्र मोदी ने भारत के उद्योगपतियों से अपील की। सवाल यह कि आज जो बातें उन्होंने रखी, क्या वो सिर्फ हवा हवाई थी या वाकई उसमें भविष्य के आर्थिक नीतियों की जमीन तैयार की गई है? क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि उससे नौकरियां बढ़ेंगी, या फिर एक तरह से कहा जाए कि पुरानी चीजों को रीपैकेज करने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की है? हम आपको बता दें, 3 खास मेहमान मेरे साथ इस शो में होंगे। कांग्रेस की तरफ से संजय निरुपम, वरिष्ठ पत्रकार शंकर अय्यर, और बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी। आप तीनों का स्वागत है। मगर आइए उससे पहले देखते हैं आज नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न, हम लोग जीएसटी के पक्ष में है। गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज्यों में राजस्व के नुकसान की दलील देकर बीजेपी जीएसटी का विरोध करती रही है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले व्यापारियों के साथ बैठक में मोदी ने साफ कह दिया कि उन्हें जीएसटी पर ऐतराज नहीं है। जीएसटी का बीजेपी ने कभी विरोध नहीं किया है। जो प्रिपरेशन होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो अभी तक पूरी हुई नहीं है और उसी के कारण उस काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। दूसरा, स्टेट के भी आर्थिक स्वायत्ता के विषय हैं। भारत सरकार का काम रहता है उसको एड्रेस करना चाहिए, लेकिन कभी कभी लगता है कि बहुत सारे अच्छे काम है ना, वो कुछ लोगों के हाथों से होना ही नहीं है। सामान पर अभी वैट लगता है जो राज्य सरकार वसूलती है, और सेवा पर अभी केंद्र का सर्विस टैक्स लगता है। इन दोनों की जगह एक जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पूरे देश में लगाने का प्रस्ताव है, लेकिन इसको बीजेपी की सरकारें ये कहकर रोकती रही हैं कि उनके राज्यों को नुकसान हो जाएगा। एक भी राज्य अगर रोक दे तो ये लागू नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे देश में एक जैसा लगना है, और बीजेपी की सरकारों के विरोध की वजह से ये अब तक लागू नहीं हो पाया है। बीजेपी के विरोध का आलम यह रहा था कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने जीएसटी लागू करने के लिए बनी एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। इस अवसर पर चिदम्बरम ने जो मोदी की आर्थिक समझ पर चुटकी ली थी, उसका भी जवाब दे डाला। मेरा जो ज्ञान है ना, इसको लिखने के लिए पोस्टल स्टैम्प जितने स्पेस की भी जरूरत नहीं है। इतना कम मेरा ज्ञान है, और मेरा पूरा ज्ञान एक ही शब्द में समाहित है, और वो है ट्रस्टी। महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किया था। शासन में बैठा हुआ व्यक्ति ट्रस्टी होता है, देश की संपत्ति का ट्रस्टी होता है, मालिक नहीं होता है। यही एक सिद्धांत ट्रस्टी देश की इकोनॉमी को बदल सकता है, और इसलिए मुझे मेरा इतना ज्ञान मेरे लिए काफी है। 3 खास मेहमान मेरे साथ। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी, आपका रुख करना चाहूंगा। जीएसटी पर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस पर लगातार आप पर केंद्र सरकार आरोप लगाती रही है कि अगर यह अधर में लटका हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ नरेंद्र मोदी पर है। अब अगर ऐसा लग रहा है नरेंद्र मोदी को कि वो देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो आज जिस तरह से वो अपील कर रहे थे, तो मैं उसमें एक किस्म के दोहरे मापदंड या अवसरवादिता क्यों ना देखूं? सुधांशु जी, देखिए, जीएसटी हो या अन्य जो केंद्रीय प्रावधान हैं, इन सबके लागू होने में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो ये होती है कि केंद्र सरकार की नीयत क्या है और वो राज्यों को किस प्रकार से उसमें कॉन्फिडेंस में ले रही है। नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो राज्य की समस्या और यदि उन सारे प्रावधानों को और जो उनकी अपेक्षाएं हैं उनको समाहित करके केंद्र की सरकार एक उचित रूल बनाएगी, तो क्यों नहीं राज्य सरकारें जो है उसको एक्सेप्ट करेंगी। दूसरा उदाहरण देता हूं, ऐसी बात तो आप आतंकवाद विरोधी कानून के बारे में भी कहते हैं कि राज्यों का विरोध है, और ये वहां पे भी यही मूल कारण है। मंतव्य केंद्र सरकार का दोषपूर्ण है, इस कारण से यह समस्या नहीं, लोगों को ये लग रहा है, लोगों को ये लग रहा है चाहे एफडीआई हो, सुधांशु जी, लोगों को ये लग रहा है चाहे एफडीआई हो चाहे जीएसटी हो, इसमें आपने एक महज राजनीतिक पॉस्चरिंग की है लोक लुभावन राजनीति के लिए। एफडीआई पर अगर आप सत्ता में आए, संभवतः आपका भी वही रुख होगा जो संजय निरुपम जी की पार्टी का है। तो इस तरह की पॉलिटिकल पॉस्चरिंग क्यों? इससे एक असमंजस जाता है।
नहीं जी, हमने पॉशरिंग नहीं की है। एफडीआई एंड रिटेल के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क क्या दिया गया था कि जो खाद्यान्न भंडार और फल फूल और इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, ये जो बेकार हो जाती हैं प्रॉपर पैकेजिंग ना होने की वजह से, उसको बल मिलेगा, इस कारण से रोजगार बढ़ेगा। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि फूड प्रोसेसिंग में 100% एफडीआई ऑलरेडी है। क्यों नहीं आया एफडीआई उसमें? इसलिए केंद्र सरकार का यह तर्क गलत था। भारतीय जनता पार्टी का विरोध इस आधार के ऊपर था। चलिए संजय निरुपम, खुद जयराम रमेश ने कहा है, चलिए हम मेरे साथ संजय निरुपम भी हैं। संजय निरुपम, खुद जयराम रमेश ने कहा है कि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस के उदारीकरण में अगर कोई रास्ते में गतिरोध बनकर बैठा है तो वो नरेंद्र मोदी। आज जब जीएसटी पर वो बयान सामने रखते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो उद्योग जगत के सामने एक कोशिश कर रहे हैं कि भैया मेरी एक उदारवादी छवि जाए और कोई गलत संकेत ना जाए 3 महीने से पहले? देखिए, अगर जीएसटी सरकार पास नहीं कर पाई तो इसके लिए अगर कोई जवाबदार है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। उसका कारण बताता हूं आपको। आप ये नहीं कह सकते कि जीएसटी लाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को आत्मविश्वास में नहीं लिया था। राज्यों के वित्त मंत्रियों की पहले एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी या टास्क फोर्स के जो प्रमुख थे उस समय पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री थे सेनगुप्ता, मुझे असीम सेनगुप्ता या कुछ नाम था उनका, वो थे, और उनके नेतृत्व में जीएसटी के ऊपर काम किया गया। जब उनकी सरकार चली गई तो सुशील कुमार मोदी साहब जो बिहार के वित्त मंत्री थे, उनको जीएसटी टास्क फोर्स का हेड बनाया गया। यानी राज्यों को पूरी आजादी दी गई कि जीएसटी लागू करने के लिए राज्यों के हित क्या होने चाहिए, कैसे उन हितों का संरक्षण होना चाहिए, आप बनाइए। बावजूद इसके उन्होंने एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट को लेकर के जब हमने स्टैंडिंग कमेटी में उसको भेजा तो स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस के जो चेयरमैन थे वो यशवंत सिन्हा, जो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता हैं, उन्होंने स्वयं उस जीएसटी के प्रोविजन में बहुत सारे सवाल खड़े किए। मतलब भारतीय जनता पार्टी एक मुंह से ये कहती रही कि हमको जीएसटी पे ऐतराज नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जीएसटी कैसे रोका जाए उसकी भी तरह तरह तो इस दोहरे मापदंड की वजह आप क्या देखते हैं संजय जी? बुनियादी चरित्र है जितने बीजेपी के दोहरे मापदंड की वजह क्या देखते हैं? कुछ कहते जी, वजह सिर्फ राजनीति है। बीजेपी नहीं चाहती थी कि यूपीए की सरकार अच्छा काम कर सके, इसलिए उनको हर संभव जो भी लेजिस्लेशन का विषय हो, अच्छे निर्णय का विषय हो, उसके ऊपर उनको टांग अड़ाना था। जहां तक एफडीआई की बात है, 6 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में थी। क्या उस समय आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम नहीं चल रहे थे? क्या इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लागू नहीं थी? क्या डब्ल्यूटीओ के इशारे पे काम नहीं हो रहे थे? पूरा डिसइन्वेस्टमेंट का जो काम हुआ एनडीए के जमाने में, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक सच है। तो पूरे जब सत्ता में है तो इनकी आर्थिक नीति कुछ और होती है, जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो किसी तरह से कांग्रेस की सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए अपनी नीति अलग कर लेते हैं। चलिए सुधांशु जी, आपसे मेरा एक सवाल यहां पर यह है कि लोग ये जानना चाहते हैं नरेंद्र मोदी का बिग आइडिया क्या है। मसलन वो रिवर्स के इंटरलिंकिंग की बात करते हैं, रिवर्स को जोड़ने की, नदियों को जोड़ने की बात करते हैं, मगर क्या मैं गलत हूं अगर मैं कहता हूं ये तो वाजपेयी जी का आइडिया था? उसी तरह से जब वो बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाने की, तो मेरे ख्याल से मौजूदा सरकार भी कोशिश कर रही है 2 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए जोड़ना। तो क्या नरेंद्र मोदी का बिग इकोनॉमिक आइडिया बोरोड तो नहीं है, कहीं उधार लिया हुआ तो नहीं है कहीं? मैं आपके इस प्रश्न का भी उत्तर दूंगा, उससे पहले मैं संजय निरुपम जी की इस बात का पे अपना तीव्र विरोध दर्ज करता हूं कि भाजपा सरकार के शासनकाल में डब्ल्यूटीओ के इशारे पे काम हो रहे थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार आने के बाद डब्ल्यूटीओ की पहली बैठक नवंबर 1999 में सियाटल में हुई थी और ये वो पहली बैठक थी जिसको कि पूरी तरीके से भारत ने सैबोटाज कर दिया था, एक भी प्रस्ताव नहीं पारित हुआ था। उसके बाद माइक मूर सबसे पहले भारत के दौरे पे आए थे और उन्होंने कहा था कि हम भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का लीडर मानते हैं। खैर, अब इस विषय पे आते हैं। जो आपने कहा कि मोदी जी का बिग आइडिया क्या है, मैं एक उदाहरण से बताता हूं। उन्होंने गुजरात में जो सोलर पैनल्स लगाए वो नहरों के ऊपर से लगाए। अब इससे क्या हुआ? पहला तो लाभ यह हुआ कि ट्रांसमिशन की लाइन हमको ऑटोमेटिक मिल गई। दूसरा लाभ यह हुआ कि जो वाटर इवेपोरेशन होना था वो 40% बच गया जी। तीसरा लाभ यह हुआ कि 16% हमको इलेक्ट्रिसिटी अधिक मात्रा में मिल गई। तो इसका अर्थ यह हुआ, और इसके साथ हर खेत को बिजली हमको आसानी से हमें पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हो गई, और वो भी क्लीन एनर्जी। 5 लाभ हमने दिए। ये एक नए प्रकार का आइडिया है। जैसे आपने कहा कि वाजपेयी जी का आइडिया था नेशनल हाईवे, तो उन्होंने अपने भाषण में बोला था राष्ट्रीय कार्य समिति में कि हम बुलेट ट्रेन बनाएंगे उसके पैटर्न के ऊपर। बुलेट ट्रेन, आपने बुलेट ट्रेन की बात की। सुधांशु जी, मुझे एक बात बताइए
इस देश में जहां आपको अपना नेटवर्क को, रेलवे नेटवर्क को सुचारू ढंग चलाने में दिक्कत पेश आ रही है। आप बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, एक्सपेंसिव है ये पूरा का पूरा सौदा। तो आपको नहीं लगता कि कई बार जो नरेंद्र मोदी है वो हवा में बात करते हैं, व्यावहारिक नहीं है? देखिए किशोर जी, यही तर्क दिया था 50 साल तक कांग्रेस ने नेशनल हाईवे न बनाने के पक्ष में कि पैसा कहां से आएगा, जमीन का अधिग्रहण कैसे होगा, भारत जैसे देश में अव्यवहारिक है। अच्छा अभिसार जी, मैं तो अब आप ये सोचिए कि नेशनल हाईवे अच्छा, मैं जरा इसका जवाब दे सकता हूं अभिसार? किस दौर में पैसा आया जब हम पे आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए थे। चलिए हाँ संजय, आप जवाब देना चाहते हैं? बात पूरी करने दे। वो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट वाजपेयी सरकार में बना जब आर्थिक प्रतिबंध भी लगे हुए थे हमारे ऊपर, हम युद्ध भी खेल रहे थे। तो आपके पास विजन होना चाहिए, आप रास्ता बना सकते हैं। चलिए हाँ संजय बोलिए। त्रिवेदी जी, अभिसार ऐसा है, आपने सवाल यह उठाया कि नरेंद्र मोदी का बिग आइडिया क्या है। बिग आइडिया है उद्योगपतियों को फ्री में जमीन दो, हजारों एकड़ जमीन दे दो और वो जमीन लेकर रियल एस्टेट एजेंट के तौर पे वो काम करेंगे। गुजरात में रोजगार निर्माण की दिशा में कुछ काम नहीं हुआ। तमाम कंपनियों के नाम पे अगर कोई कंपनी गई तो सिर्फ नैनो गई, और उस नैनो का भी कार्य एक बहुत बड़ा अशुभ साबित हुआ। नैनो भी बिक नहीं रहा है। किसान जो है वहां गुजरात के, उनकी जमीन जबरदस्ती हड़पी गई, अधिग्रहित की गई, जिसकी वजह से वो परेशान है, त्रस्त है। पूरा मुंद्रा पोर्ट है, उस पोर्ट के आसपास की जो जमीनें अदानी को दिया गया वो अपने आप में कौड़ी के भाव दिया गया। तो नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों के दुलारे हैं, जवाब दीजिए सवाल का। उद्योगपतियों की मीटिंग में उनको खूब तालियां मिलेंगी, लेकिन आर्थिक सुधार का मतलब अदानी वाला जो मुद्दा है, अदानी वाला मुद्दा है, पूरे लगातार नरेंद्र मोदी पर सवाल करते रहेगा। अदानी वाला मुद्दा लगातार नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा करते रहेगा। टाटा जब आपको 2 रुपए 26 पैसे प्रति यूनिट में दे सकता था, आप 2 रुपए 89 पैसे में अदानी से ले रहे हैं, और तो बताते हैं कि 25 साल में जो आंकड़ा है उन्हें 23,000 करोड़ का फायदा आप दिलवा रहे हैं। तो अदानी वाला क्यों ले रहे हैं बता देता हूं, क्यों ले रहे हैं बताता हूं। एक मिसाल है क्यों ले रहे हैं बताता हूं। अवसरवादी जो है नीति का। अरे भाई देखिए, आप को इतना फायदा इसलिए देते हैं निकालना जो चाहे संजय जी सुन लीजिए जवाब। जी संजय जी जवाब सुन लीजिए। हाँ संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। बात सुन लीजिए। ऐसा है, देखिए तकनीकी आधार पे हम तर्क वितर्क करते रहेंगे। आप अपने पक्ष के आंकड़े और तर्क देंगे, हम अपने पक्ष के चलिए। जनता को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आपको ये लग रहा ना जमीनें दी, उद्योग बने, काम तो हुए। अरे आपकी तरह नहीं कि जमीनें हड़प ली आपके सरकारी दामाद ने और जमीनें अपनी जेब में डाल ली। नहीं, अरे भाई क्या तुलना कर रहे थे? यहाँ तो जमीता बढ़ रही है, उद्योग बढ़ रहा है, यहाँ से जमीन हड़प लिए ले रहे हैं। अदानी जी की एक और हकीकत है कि आप उनसे बिजली जो है वो 2 रुपए पिछले 10 पैसे में ले रहे हैं, जबकि आपको 2 रुपए में भी प्रति यूनिट में भी मिलने को तैयार है। टाटा से आप समानांतर जो कर रहे हैं वो 2 रुपए 26 पैसे में है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो नियत पर सवाल उठाते हैं। मैं ये कह रहा हूं सुधांशु जी। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं ना, 2 रुपए 26 पैसे और 2 रुपए 89 पैसे की बहस हो सकती है कि उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी क्या थी। मैं तो दूसरे उदाहरण दे रहा हूं। 2G स्पेक्ट्रम आप बेच दो, और आपके टाइम में तो उद्योगपति छोड़ के भाग गए। शंकर अय्यर हमारे साथ हैं, कर्नाटक से एलन मित्तल भाग गए। चलिए शंकर अय्यर हमारे साथ। शंकर अय्यर, आज जब आपने नरेंद्र मोदी को सुना तो आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी का वो बिग आइडिया जिसका इंतजार लोगों को था, उद्योग जगत को था, जिससे उम्मीद की जा सकती थी कि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद महंगाई पर वार करेंगे, बेरोजगारी पर वार करेंगे, क्या उसकी झलक आपको दिखी शंकर अय्यर? देखिए उनकी झलक तो पूरी तरह से पूरे स्टेज पे दिखी। नरेंद्र मोदी का बिग आइडिया नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी अपने आप को एक कर्ता के रूप में पेश करते हैं। नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छी पैकेजिंग में जितने देश के सामने जो चुनौतियां हैं उसको उपलब्धि बनाकर करके दिखाने का भरोसा दिया है। अगर कांग्रेस के लोग कहें कि इनमें से कई सारे आइडिया हमारे हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो या रिवर इंटरलिंकिंग हो, तो पूछा जाएगा कि 10 साल में आपने क्यों नहीं किए। जीएसटी की आपने थोड़ी देर पहले बात की। कोई ऐसा जगत में सरकार है जो 11 साल लगाए एक बिल पारित करने में? जीएसटी के लिए 3 कमेटियां बैठेंगी, 6 जीओएम बैठेंगे। तो आपकी सरकार की इकबाल जब उतर जाती है, आपकी सरकार की हुकूमत में जब हिम्मत नहीं होती है, तो सामने वाला खेलेगा, वो अपनी राजनीति करेगा। जी तो शंकर अय्यर, यही नहीं, रिवर्स की इंटरलिंकिंग जो कि वाजपेयी जी की ब्रेन चाइल्ड था,
वो 10 सालों से ठंडे बस्ते पर था। नहीं, और इस सरकार की मंत्रियों ने उसके विरोध में कैंपेन किया था। यह भी बात है कि 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंटरलिंकिंग की बात की तो कई सारे मंत्री जो एनडीए के सरकार में थे उन्होंने उसका विरोध किया। सुरेश प्रभु के निर्देशन में एक कमेटी गठित की गई कि इसको कैसे फंड किया जाएगा, 5,60,000 करोड़ कैसे जमाया जाएगा, इसकी उपलब्धियां गिनाई गई। लेकिन एनडीए में 2 साल उस पर कोई मूवमेंट नहीं हुआ। तो बात यह होती है कि जब सरकार अपने पहले 2-3 साल में होती है, अगर कुछ कर पाती है तो कर लेती है। वाजपेयी जी की सरकार में 2002 के बाद में कई सारे स्कैम्स के इश्यूज थे, गुजरात के राइट्स के इश्यूज थे, तो उनका वहां पर उतना दम नहीं रह गया था। अब नरेंद्र मोदी अपने आप को एक डिसाइसिव लीडर के रूप में पेश कर रहे हैं। मगर सवाल यही है कि क्या वो निर्णायक नेता के तौर पर पेश हो पा रहे हैं? संजय निरुपम, आप इसका जवाब देना चाहते थे। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि नदियों को जोड़ने का जो विचार है उससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं हो। वाजपेयी जी का आइडिया था, भारतीय जनता पार्टी का वो एक पूरा प्रोग्राम है, जब चाहे जोड़े, हमको कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर हमारी अपनी अलग राय है, वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन जहां तक टेलीकॉम रेवोल्यूशन की बात है, जहां तक कंप्यूटर रेवोल्यूशन की बात है, जहां तक टेलीकॉम कनेक्टिविटी की बात है, वो तो कांग्रेस पार्टी की देन है साहब। पूरे देश में अगर कंप्यूटर कोई लाया तो राजीव गांधी लेके आए, और उस प्रोग्राम को निश्चित तौर पर एनडीए ने आगे बढ़ाया है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद ऑप्टिक फाइबर कनेक्टिविटी की जो बात है, जो केबलिंग की बात है, वो भी कांग्रेस के जमाने में शुरू हुआ, जिसको एनडीए के जमाने में भी आगे बढ़ाया। तो अब अगर ये आइडिया नरेंद्र मोदी का बिग आइडिया है तो निश्चित तौर पर चुराया हुआ आइडिया है, चुराया हुआ आइडिया नहीं है। नरेंद्र मोदी पिछले 12-13 वर्षों से जो गुजरात में कर रहे हैं, एक मिनट अभिसार, एक और चीज देखिए, जवाब दीजिए सुधांशु जी। जी, ऐसा है, टेक्नोलॉजी को लेकर हमारे साइंटिस्टों और इंजीनियरों की जो क्षमता और है उसके प्रति हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं है। उसका लाभ किसी भी सरकार को मिल सकता है, मगर सरकार के जो राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता होती है उसका श्रेय सरकार को मिलना चाहिए। मैं संजय जी को याद दिलाना चाहता हूं, 1998 में सत्ता में आने से 2 साल पहले हमने 1996 में घोषणा की थी कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अलग मिनिस्ट्री बनाएंगे। हमने अलग मिनिस्ट्री बनाई, उनको विशेष सहूलियतें दी, और यह तथ्य किसी से छुपा नहीं है कि 1998 से 2004 के बीच में ही भारत आईटी की सुपर पावर बना। इसी तरह दूसरे क्षेत्र में जो हमारी उन्नति हुई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, यह भाजपा की, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की क्षमता थी कि हमने संपूर्ण विश्व का विरोध दर्ज करते हुए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, और उसके बाद जो है न्यूक्लियर साइंस में डेवलपमेंट हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं, राजनीतिक निर्णय जो हमने लिया वो उसमें जो हमारा विजन था, हम बात नरेंद्र मोदी की कर रहे हैं, हम बात नरेंद्र मोदी की कर रहे हैं, मैं यथार्थ बता रहा हूं भाई। जो आरोप भी लगता है नरेंद्र मोदी का व्यावहारिकता, आपने बुलेट ट्रेन की बात की। अब एक और बात जो नरेंद्र मोदी अक्सर करते हैं कि कृषि उत्पाद का रियल टाइम इवैल्यूएशन हो, यानी सैटेलाइट के जरिए। अब जानकार मानते हैं यह भी संभव नहीं है, क्योंकि तमाम जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो ट्रैकिंग आउटपुट है सैटेलाइट्स के जरिए, अगर उसका आप करना चाहते हैं कृषि उत्पाद का रियल टाइम इवैल्यूएशन, वो संभव है ही नहीं, क्योंकि हमारे खेतों के साइजेस कम है दुनिया के मुकाबले में। तो ऐसे में कई चीजें नरेंद्र मोदी की अव्यावहारिक क्यों दिखाई देती हैं सुधांशु जी? देखिए, कोई चीज व्यवहारिक है अथवा अव्यवहारिक है, इस पर विशेषज्ञों की और राजनेताओं की अलग अलग राय हो सकती है। पर एक उदाहरण देकर सिर्फ बात कहता हूं, यह पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरे भारत में फेल हो चुका था कि नहीं, अव्यवहारिक बन चुका था कि नहीं, और हमारी भाजपा की छत्तीसगढ़ सरकार ने उसी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके खाद्यान्न सुरक्षा 90% लोगों को उसी सिस्टम के तहत दी कि नहीं, केवल टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करके। इसलिए इस विषय के ऊपर सबको अपना अलग मत रखने की स्वतंत्रता है, जब हमें मौका मिलेगा तो हम सिद्ध करके दिखा देते हैं। आखिरी टिप्पणी संजय, शंकर अय्यर आपसे जानना चाहूंगा, आज उद्योग जगत को जो बातें उन्होंने रखी, क्या वो अगले 3 महीने बाद एक प्रधानमंत्री के नजरिए से विश्वास पैदा करते दिखा उद्योग जगत में? देखिए, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो कैंपेन कर रहे थे जिनने उनको ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इलेक्ट कर दिया है।
तो नरेंद्र मोदी अपने आप को उस काबिल समझते हैं और वो जिनके सामने बोल रहे थे 90% उनको उस ओहदे पर देखना चाहते हैं। और इसका कारण कोई राजनीतिक कारण नहीं है, लेकिन पिछले 5 साल में इस सरकार की जो विफलता हुई है, जिस तरह से इकोनॉमी का भट्टा बैठाया गया है, जिस तरह से हर रोज कोर्ट कचहरी से निर्देश आते हैं, जिस तरह यह सरकार अपनी डिसीजंस पर खड़े नहीं हो पाती है, कई सारे मामले हैं जिस तरह से एक विवशता फैली हुई है। बस संजय जी बहुत कम वक्त है मेरे पास। संजय जी बहुत छोटी रिएक्शन चाहूंगा आपसे, बहुत छोटा रिएक्शन। अगर आप कांग्रेस उसको अथॉरिटेरियन कहे, कुछ भी कहे। मैं अभिसार सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। आज शंकर यार 1 मिनट, आज जो मूडीज की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि नरेंद्र मोदी आने वाले 4 वर्षों तक न तो महंगाई को नियंत्रित कर सकते, न आर्थिक विकास की दर को तेज कर सकते। आप लोग इतना कमाल कर गए 10 साल में, क्योंकि ये इतना कमाल कर गए 10 साल में, उनके लिए 5 साल बहुत कम करने वाले हैं। लोगों को भी जाके मूर्ख बनाने के लिए जो चाहे बोल लें, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। मेरे पास इतना ही वक्त है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे शंकर अय्यर कह रहे थे कि इन उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी पहले से ही हैं, मगर क्या जनता के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और कौन बनेगा प्रधानमंत्री में हम इसी बात को लगातार ट्रैक कर रहे हैं।